वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आप परेशान हो गए मार्केट में इस टाइम जो इतनी बड़ी करेक्शन को लेके। वेल आप ही नहीं, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब ऐसी करेक्शन आती है तो बिल्कुल भी आपने एक एक मिनट के लिए भी आपने प्लान नहीं किया होता। मतलब आपको ये पता ही नहीं लगता है कि क्या रीजंस रहे, क्योंकि कल तक सब कुछ ठीक था और अचानक एकदम इतना बड़ा डंप आ गया। तो मैं आपको यही हमेशा से समझाता हूँ कि, और चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है आपको बताने का कि जब भी आप क्रिप्टो के अंदर एंटर करें तो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंटर करें। आपको जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं उनको रिसर्च करना है, फाइनल करना है, उन्हें सेलेक्ट करना है जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जिनके यूज़ केस हैं, जिन पे नेटवर्क इफेक्ट हैं। आपको ऐसे फंडामेंटल कॉइन्स को लेना चाहिए और उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकोमुलेट करते रहें, इन्वेस्टमेंट की तरह उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, उनको अकोमुलेट करते रहें और बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए क्रिप्टो में अच्छे फंडामेंटल टोकन्स को लें। और अब आप ये कहोगे कि सर ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन आप अगर सारा, जैसे सपोज आपके पास अगर 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहते हो और इस 100 रुपये से पूरी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो गलत स्ट्रैटेजी है। आपको ट्रेडिंग करनी है और आपका टोटल बजट अगर 100 रुपये का है तो आप ट्रेडिंग से 10 रुपये से 15 रुपये से करेंगे। आप ये नहीं कि पूरे 100 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि 100 रुपये का उनका टोटल, उनका पॉकेट अलाउ करता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का, और वो 100 के 100 रुपये से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह की वॉलेटिलिटी में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी होती क्या है, जो रीजंस हैं वो तो मैं ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो वॉलेटिलिटी इसलिए होती है कि क्रिप्टो में टोटल 221 मिलियन लोग हैं। ये बहुत ही कम है। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि जो इंटरनेट के एरा में, मतलब 1998 में जितने यूज़र्स होते थे, आप ऑलमोस्ट ये समझो क्रिप्टो में उतने ही है, 221 मिलियन। अब ये 221 मिलियन है, इसमें से जो मेजर चंक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, राइट। अगर वो थोड़ा सा भी पैसे को अपना लिक्विडेट कर देते हैं एसेट्स को और न्यूज़ को देखते हुए, तो उसका पूरा इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वॉरेन बफे ने भी बोला कि उसकी यही राय है कि सबको, जब लोग उससे पूछते हैं कि हम वॉरेन बफे कैसे बन सकते हैं, तो वो यही कहता है कि मार्केट को टाइम करने की कभी गलती मत करना, क्योंकि वॉरेन बफे भी मार्केट को कभी टाइम नहीं कर पाया। तो ये तो बात हो गई ज्ञान की, ये तो बात हो गई कि हमें फ्यूचर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। लेकिन जो मार्केट के अंदर एक्चुअली में जो रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट डंप हुई है, उसके 3 मेजर रीजंस देखे जा रहे हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संस्था है दुनिया की, जो काफ़ी सारे देशों को असिस्ट भी करती है, लोन्स देती है और काफ़ी सारी वो रेटिंग्स भी देती हैं। जो दुनिया की जो बड़े बड़े देश हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग्स को भी इशू करती है और पूरी दुनिया में किस तरीके से जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे भी मेजर करती है और उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी करती है कि दुनिया में बुलिश ट्रेंड रहेगा या बेरिश ट्रेंड रहेगा, इकोनॉमीज़ दुनिया में कैसे प्रोग्रेस करेंगी। इन बातों पे भी IMF अपनी रिपोर्ट्स जारी करता रहता है। IMF ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि जो ओमिक्रॉन जो वायरस का जो वेरिएंट आया है, ये बहुत ही डेंजरस है और इसकी वजह से IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में, जो प्रोडक्शंस हैं, वो बहुत बड़ा हिट लेंगी। उसका रीज़न ये है कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और उसने जो IMF का ये कहना है कि 40 से ऊपर अभी तक देश हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ओमिक्रॉन स्प्रेड हो चुका है और ये एक हफ्ते के अंदर हुआ है कि 40 से ऊपर देश हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं IMF का ये कहना है ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। साउथ अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल्स जो है वो फिर से भरना शुरू हो गए, वहाँ पे बेड्स भरना शुरू हो गए। बच्चों के अंदर ये स्प्रेड कर रहा है। ये कह रहे हैं कि इसका सिम्टम्स बड़े माइल्ड है, लेकिन ऐसा शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ ओमिक्रॉन पहुँचेगा नहीं और फिर से वही सारे लॉकडाउन्स और टूरिज्म सेक्टर डाउन होगा, इकोनॉमीज़ लॉकडाउन्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो IMF ने जो अपनी ये बात रखी, तो इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर ऑब्वियसली पैनिक होता है। और ये मार्केट के अंदर कोई क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही पैनिक नहीं होता। ये अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट्स में, जो हमारी स्टॉक मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी मेजर करेक्शन हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सेंसेक्स और निफ्टी डाउन हुए हैं, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स डाउन हुई हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स मिलते हैं
के यार इंडस्ट्री के, इकोनॉमी के अगर आपको नेगेटिव सेंटिमेंट्स अगर आपको कोई बताता है और वो आईएमएफ जैसी संस्था बताती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हो कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जिसमें मेरी जॉब चली जाए, तो मैं अपने पास कैश को रखने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर मुझे घर पे बैठना पड़ जाए तो मैं अपने फंड्स को लिक्विडेट करके मैं चाहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी मैं उसको मीट आउट कर पाऊँ। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच देते हैं, और इसमें इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा उन एसेट्स पे पड़ता है जो एसेट्स लिक्विडेट करना आसान होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बिटकॉइन है, उसको लिक्विडेट करना आसान है क्योंकि एक्सचेंजेस पे पड़ा होता है, आपको बाय और आपको सेल का बटन ही प्रेस करना होता है। और यही हमने देखा स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी, ये जो एसेट्स होते हैं इनको लिक्विडेट करना आसान होता है। और अगर हम देखिए, आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर गोल्ड क्यों नहीं डाउन होता, तो देखिए गोल्ड भी अगर डाउन हो जाता अगर गोल्ड को लिक्विडेट करना आसान होता है, क्योंकि गोल्ड ज़्यादातर फिजिकल फॉर्म में होता है लोगों के पास, तो गोल्ड को लोग लिक्विडेट नहीं कर पाते। लेकिन जो उनकी प्रेफरेंस में ये होता है कि जब उनके पास कुछ सेल करने का जब ऑप्शन आता है तो वो स्टॉक्स को और क्रिप्टो को जल्दी सेल करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर हमने तो ये सुना था कि जो क्रिप्टो है या बिटकॉइन है वो अगर स्टॉक मार्केट्स के ऑपोजिट चलेगा, ये तो हेज है अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे तो बिटकॉइन बढ़ेगा। देखिए, हेज अगेंस्ट द रिस्क ज़रूर है क्रिप्टो, लेकिन लॉन्गर फॉर टर्म में होगा। अभी इस वक्त बहुत सारे लोग अभी भी बिटकॉइन को, क्रिप्टो को स्पेकुलेशन की नज़र से देखते हैं, तो उनको यही रहता है कि अगर उनको जब मौका मिलता है तो वो इसमें से अगर वो प्रॉफिट में होते हैं तो ऐसी अनसर्टेनिटी में वो लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जब से आईएमएफ की रिपोर्ट आई तो इसकी वजह से लोगों में पैनिक हुआ और लोगों ने अपनी जो क्रिप्टो इसको लिक्विडेट करने की कोशिश करी। दूसरा जो इम्पैक्ट एक साथ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे इम्पैक्ट आए, तो दूसरी खबर ये आई कि जो एवरग्रांडे है, जो चाइना की, जो हमने देखा कि प्रॉपर्टी डीलिंग में सबसे बड़ी कंपनी, जो प्रॉपर्टी सेक्टर में दुनिया की इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में आती है, 300 बिलियन यूएस डॉलर की उसकी देनदारी है। उसने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे एक अपना इशू जारी किया, नोटिस जारी किया है, एक इन्फॉर्म किया है कि जनरल पब्लिक को और उसके साथ जो जिनको जिनको उसने पैसे देने, उसने अपनी स्टैंडिंग क्लियर करी है एवरग्रांड देने कि भैया उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, और उसके वो जो कमिटमेंट्स हैं वो हो सकता है फ्यूचर में वो ऑनर ना करे। तो ये एक और बहुत बड़ा मेजर झटका लगा, क्योंकि 300 बिलियन यूएस डॉलर, आप सोच सकते हो ऐसी कोई, शायद ही दुनिया में ऐसी कोई कंपनी हो जिसकी एवरग्रांदे से डीलिंग ना हो, और काफ़ी सारी कंपनीज़ का एवरग्रांदे ने पैसा देना है। तो एवरग्रांदे अगर फॉल करता है, 300 बिलियन यूएस डॉलर बाय द वे कम नहीं होते। आप सोच सकते हो कि इस नोटिस के बाद एक तहलका ये मच गया कि पूरी दुनिया में जो कंपनीज एवरग्रांदे से डील करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पैनिक बटन हो गया, और पैनिक बटन सेल होने से दुनिया में ये लगा कि एवरग्रांदे के बाद और सी बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉल आउट करेंगी। अब देखने वाली बात है कि चाइना उसको कितना बचाता है, नहीं बचाता, किस हद तक बचाता है। लेकिन अभी जो करंट जो नेगेटिविटी का माहौल है उसके अंदर जो कोविड की जो आईएमएफ ने बात बताई, और उसके बाद जो एवरग्रांदे का इशू है, और जो तीसरा क्रिप्टो के लिए जो सेटबैक था, वो सबसे बड़ा सेटबैक की तरह देख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे सेटबैक नहीं देखना चाहिए। यूएस की जो कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट से एक डेमोक्रेटिक तरीका है, यूएस की कांग्रेस ने वहाँ पे जो सीईओज़ हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के जो फाउंडर्स हैं, सीईओज़ हैं, उनको कांग्रेस के अंदर बुलाया और वहाँ पे अपना पक्ष रखने को बोला है। उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कांग्रेस के, उनको उसे डीप मिस्टिफाई करना। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी थी ना, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने यहाँ क्रिप्टो के जो फाउंडर्स थे उनको बुलाया, उनसे डिस्कशन करी। यूएस के अंदर भी जो क्रिप्टो के बड़े बड़े जो फाउंडर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, सैम बैंकमैन-फ्राइड है, बाइनेंस यूएस से शायद सीजी बाइनेंस जाएंगे, ब्यूटफ्यूरी है, और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उनके फाउंडर्स को बुलाया है, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस के फ्लोर पे पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये एक थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून और ऐसी रेगुलेशंस लाने की बात कर सकती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट कर देंगे चीज़ों को। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह देखा जा रहा है, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है, चीज़ें को इतना नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। बट क्योंकि ये बैक टू बैक ये 2-3 चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो बन गया। और वही नेगेटिव सेंटिमेंट आप देखो कि कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी है और कितनी मेजर तरीके से मार्केट में करेक्शन आई। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, आप यही सजेशन देंगे आपको कि बाय द डिप,
लेकिन ये इतना कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पास कैश रखते नहीं है, 100% वो इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। अब ऐसे जो डिप्स के टाइम आता है तो वो बाई कर नहीं पाते, फिर ऐसे टाइम पे लोग और लोन लेने जाते हैं या क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि इसका लोअर बेस क्या है। मतलब हो सकता है मार्केट इससे और लो भी जाए और हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। इसी पॉइंट पे आपको कभी भी फोमो नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप गए बैंक और सीधा आप लोन लेके, क्योंकि क्रिप्टो लोअर साइड पे तो चलो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से भी और करेक्शन ले ले, एक और अगर कोई गलत न्यूज़ आ गई या नेगेटिव न्यूज़ आ गई या नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गए तो और ज़्यादा मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले सकती है। लेकिन ऑल इन ऑल मेरा आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फंडामेंटल कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, लंबे समय के लिए रहेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को अपने उस हिसाब से बनाएंगे, तो आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाय द वे इट इज़ दी बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये बात पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। और फिर मिलते रहेंगे बिटनिंग के साथ। बिटनिंग के ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।